हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को तिलहन टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य उन्हें देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग तिलहन के अलावा दलहन भी देखेंगे और अन्य जो भी फसलें हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें हम देखने वाले हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको प्रीवियस वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन भूगोल की। ठीक है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, तिलहन भारत में वसा के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की प्रमुख तिलहन फसल देखिए, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी। तोरिया है, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, पीत क्रांति जिसे हम येलो रिवोल्यूशन भी जानते हैं, ये आपका तिलहन से ही संबंधित है। तिलहन से देखिए तेल और खरी खली की प्राप्ति होती है, इसका ध्यान देना हो। इनका उपयोग कहीं में किया जाता है तो स्नेहक हो गया, लुब्रिकेंट्स में वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में देखिए कितना उत्पादन हुआ तिलहन का, तो 37.7 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। भारत में देखिए तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन से राज्य आते हैं, तो मध्य प्रदेश आता है और आपका गुजरात आता है। मूंगफली एक तिलहनी फसल है, ये चीज आपको ध्यान देना है मूंगफली के बारे में। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, यानी वानस्पतिक जो प्रोटीन होता है उसका अच्छा स्रोत आपका मूंगफली मान जाता है। मूंगफली देखिए उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में देखिए मूंगफली को क्या कहा जाता है, तो मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पेगिंग, पेगिंग क्या है, तो पेगिंग देखिए आपकी मूंगफली की फसल में होना एक लाभकारी प्रक्रिया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें होता क्या है, तो इसमें परागकण के बाद फूलों के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ के नीचे की ओर मुड़कर जमीन जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए देखिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादन में अग्रणी आपके पहला आपका गुजरात था, फिर राजस्थान, फिर आपका तमिलनाडु। ठीक है, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो है खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये चीज आपने साइंस में पढ़ी होगी। सोयाबीन के लिए देखिए तापमान है, आप देखेंगे 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा की बात करें तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और देखिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी 6 से 6.5 पीएच मान वाली, यानी अम्लीय अम्लीय मिट्टी आपकी होनी चाहिए। चीज आपको ध्यान देना है। दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन देखिए खरीफ की फसल के तौर पर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में आपकी काट ली जाती है। ठीक है, इस फसल को देखिए 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए इस पे सोयाबीन जो है सर्वाधिक कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं सोयाबीन क्षेत्र का लगभग आपका 44% जो है आपके मध्य प्रदेश में ही होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। भारत में तीन अग्रणी देखिए सोयाबीन उत्पादक राज्यों की बात करें, ये देखिए अब वर्तमान ये नए हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे 2023 की बात हो रही है, 2021-22 की बात हो रही है। ठीक है, 2022-23 की समीक्षा जो आर्थिक समीक्षा आई थी, इस पे आधार पर महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तीसरा आपका राजस्थान है। इसको देखिए हम एक बार और देख लेंगे, क्योंकि 23-24 का भी आपकी आर्थिक समीक्षा आ गई है नई वाली, तो उस पर भी हम देख लेंगे इन्हें। ठीक है, सरसों देखिए भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। सरसों की फसल के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और आपका 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई देखिए अक्टूबर से नवंबर एवं कटाई जो है इसकी फरवरी मार्च में की जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देश में देखिए राजस्थान जो है सरसों का शीर्ष उत्पादक, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस संदर्भ में देखिए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और आपका तीसरे स्थान पर हरियाणा आता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, सरसों में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का होता है। सरसों देखिए प्रमुख प्रजातियां आपको ध्यान देना है, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा है। पीताम्बरी देखिए पीली सरसों की एक प्रजाति, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक तिलहनी पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन इसमें मैंने ज्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि आप यदि ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आप किससे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में यही होता है, उत्पादक जो प्रोडक्शन होता है किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है, तो उसे हम करंट अफेयर्स में भी देख लेंगे जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे। ठीक है, जो आपकी ई दृष्टि आएगी घटना चक्र की, उसके माध्यम से हम अच्छे से इन सब चीजों को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तिलहनी फसल कौन सी है, तो ये सूर्यमुखी जो है तिलहनी फसल है। और अन्य तिलहनी फसलों की बात करें तो सरसों हो गया, तुरिया हो गया, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला, ये आपके हो गए। ठीक,
ये आप देख सकते हैं कि इनमें से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की होती है, तो किसमें होती है, तो तिल में आपके सर्वाधिक जो है तेल आपका पाया जाता है। ठीक है, मूंगफली में देखिए कितना पाया जाता है, तो 48.2%, सोयाबीन में 40%, सूरजमुखी में 42%, और तिल में आपके लगभग 52%। ये आप देख सकते हैं तिल में सर्वाधिक है। उसी में एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है, कार्थोमेस टिंक्टोरियम है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए दलहन फसलों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दलहन फसलों के बारे में, तो इसके हम थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। दलहनी फसल में देखिए भारत में अधिकांश जनसंख्या में जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है वो आपके दालों से ही होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में देखिए चना आता है, उड़द आता है, मूंग आता है, मटर, मसूर, अरहर, ये सब चीजें आती हैं। दलहन में देखिए हवा से नाइट्रोजन जो है संचित करने की, दलहनी फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन संचित करने की भी क्षमता होती है। इनमें कोबाल्ट और राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, और विटामिन B12 के संश्लेषण से सहायता होती है, चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में दालों का सर्व अत्यधिक उपभोग होने के कारण देखिए अग्रणी उत्पादक है भारत, लेकिन इसका आयात यानी इंपोर्ट भी हमें करना पड़ता है। भारत के दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं मुख्य उपभोक्ता दोनों है, चीज भी आपको ध्यान देना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 की जो थी, इसमें देखिए 2021-22 में जो उत्पादन हुआ था, तो सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश में होता है 6.03 मिलियन टन के आसपास। इसके बाद आपको देखिए महाराष्ट्र आता है, फिर आपका राजस्थान आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर को देखिए प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि अरहर की फसल के लिए देखिए हम तापमान की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपकी वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। इसकी देखिए फसल आपके गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीपीय के जो काली मिट्टी है यहाँ तक के क्षेत्रों में उगाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में आपको ध्यान देना है ये, कि कपास की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण काली मिट्टी होती है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण अपवाह और जल का अधिक जमाव एवं पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक है, चीज हानिकारक होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अरहर की उत्पत्ति देखिए भारतवर्ष में हुई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2021-22 में देखिए भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र के बाद आपके कर्नाटक, कर्नाटक बाद आपके उत्तर प्रदेश। मालवीय चमत्कार जो है देखिए अरहर की एक प्रजाति है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की देखिए अन्य अरहर के अन्य प्रजातियों में देखिए अमर, आजाद, बहार, मालवीय, विकास, पारस, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में जो उत्पादन देखिए भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद आपके फलीदार एवं दलहनी फसलों की बात करें तो फलीदार और दलहनी फसलों में देखिए संतुलित उर्वरक अनुपात आपका कितना होना चाहिए, NPK, तो N फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात हो रही है, तो इनका अनुपात आपका देखिए 0:1:1, और आपका 1:2:1, या तो फिर आपका 1:2:3 आपको होना चाहिए। ठीक है, उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, यह भारत में आपके खरीफ और उत्तर भारत में देखिए खरीफ की फसल के आधार पर जानी जाती है, और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों प्रकार के मौसम में होती है। ठीक, तो ये दलहन की बात होगी। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा लिए नहीं हालांकि, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन ही आपका इसलिए महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन आपके ज्यादातर करंट अफेयर से बनते हैं, जो आपकी आर्थिक समीक्षा थी उसी के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत में देखिए दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों की फसल में की जाती है, क्या है सही है, तो ये बात तो आपकी सही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा आपका गलत, ये गलत, ये गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसी के आधार पर सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी की फसलों का उत्पादन घटा है, ये भी बात आपकी गलत है। ठीक है, की बात आती है रेशम टॉपिक की। ठीक है, रेशम भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेशम की यहाँ की बात करें, देखिए केंद्रीय रेशम बोर्ड आपके कब स्थापित हुआ है, तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना होती है 1948 में। ठीक है, एक अधिनियम के द्वारा ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। भारत देखिए चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख के कच्चा रेशम उत्पादक देश है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसको देखिए भारत में देखिए शहतूत, टसर, इरी और मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात जो इल्ली है, इसके द्वारा निकाले जाने वाली एक प्रोटीन से बनता है। रेशम कीट का देखिए जीवन चक्र की बात करें 4 चरणों का होता है, पहले अंडा, फिर इल्ली, फिर प्यूमा, फिर आपका शलभटिक। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों
के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है और इसके इस्तेमाल से वस्त्र की बुनाई भी की जाती है। देखिए 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और आंध्र प्रदेश आपके दूसरे नंबर पर है। 2021-22 के अनुसार कर्नाटक जो है देखिए शहतूत, जिसे हम मलबरी रेशम कहते हैं, इसका अग्रणी उत्पादक था। यहाँ कुल शहतूत रेशम आपके 43.34% लगभग उत्पादित हुई है। 2021-22 में देखिए कर्नाटक जो है देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 32.1% भाग उत्पादित किया करता था। कुल रेशम उत्पादन में देखिए आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जो देश का 25.3% है। मूंगा रेशम आपकी कहाँ होती है? तो ये असम, बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक पैदा होती है, यानी असम के आपके और स्पेशली आपके बोडोलैंड एरिया में ये सर्वाधिक पैदा होती है। यह राज्य देश के कुल मूंगा उत्पादन रेशम उत्पादन का 82.74% पैदा करता है। ठीक है, ईरी रेशम की बात करें, इसका उत्पादन में देखिए असम में और सामान्यतः बोडोलैंड में भी होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। बोडोलैंड सहित आपके भारत के कुल रेशम उत्पादन का 74% आपके यहीं असम में हो जाता है। ठीक है, टसर रेशम की बात करें तो इसे हम ट्रॉपिकल टसर या फिर आपके ओक टसर के रूप में प्रभाव में विभक्त कर देते हैं दो भागों में, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर। देखिए ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में और ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन आपके मणिपुर में होता है। ठीक है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ होता है? तो झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, संपूर्ण टसर इन दोनों को मिला दिया जाए, ओक टसर और आपके क्या कहते हैं ट्रॉपिकल टसर को, तो इन दोनों को मिलाने पर उत्तराखंड सर्वाधिक आपके झारखंड में होता है। 2021-22 में वन्य रेशम जैसे टसर, इरी और मूंगा इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ होता है? तो असम में होता है, बोडोलैंड एरिया में, और इसके बाद आपका मेघालय और झारखंड राज्य भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? तो ये आपका कर्नाटक है। ठीक है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है, ये इसमें बताया पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित। इरी रेशम आपके असम, ये सही है। मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश गलत है। शहतूत रेशम झारखंड, ये भी गलत है। टसर रेशम कर्नाटक आपका, ये भी पॉइंट गलत है। देखिए टसर ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य मणिपुर था। ठीक है, ओक का आपका मणिपुर था। और कुल टसर रेशम का ये ठीक है। इसके बाद हम इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी ये तो आपका इरी रेशम आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, इसका देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो तीन जो है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो इसका भी सही आंसर आपका कर्नाटक ही होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए बागानी फसल की बात कर लेते हैं, बागानी फसलों की, जिसमें हम कॉफी और कहवा आपके महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो देखिए बागानी फसलों में हम देख रहे हैं इसमें, एक मिनट, देखिए बागानी फसलों में कॉफी और कहवा आपका आता है, पहला यही टॉपिक है हमारा। तो भारतीय कॉफी की देखिए गाथा आपकी कब से स्टार्ट होती है? कॉफी की आपकी शुरुआत हो जाती है 1600 के आसपास। इसमें देखिए धार्मिक संत थे एक बाबा भूदान, जिनके द्वारा कर्नाटक के भूतनगिरी के आश्रम में आंगन में एक मोचा के 7 बीजों का रोपण से प्रारंभ की गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। 18वीं शताब्दी में देखिए कॉफी का वाणिज्यिक खेती भी इसकी प्रारंभ हो जाती है। भारत में कॉफी आपके पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में छायादार पेड़ों के नीचे ही उपजाई जाती है। ठीक है, विश्व के देखिए 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। कॉफी न केवल इस क्षेत्र में अनोखी जैव विविधता बनाए रखती है, बल्कि आपकी सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी ये योगदान रखती है, चीज आपको ध्यान देना है। देखिए आपके 2022-23 में देखें तो कर्नाटक में सर्वाधिक आपके कॉफी का उत्पादन होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में आपका कॉफी उगाए गए थे, ये चीज आपको ध्यान देना। भारत में कॉफी की 2 किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ROE में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में भारत में विश्व के कुल
कॉफी उत्पादन का लगभग आपका 3.50% ही उत्पादन होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन इसका देखिए स्वाद सबसे उत्तम होने के कारण विदेशों में सबसे अधिक मांग आपकी इसी की होती है। कहवा के लिए देखिए यानी कॉफी के लिए आपके 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। आइए आपके देखिए ढलवा पर्वतीय धरातल पर दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन देखिए आपके कर्नाटक में होता है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत यह एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो गुरुग्राम में है। किसका? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। भारत सरकार ने देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के अंतर्गत कॉफी बोर्ड का भी गठन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आप देख सकते हैं 1984 में स्थापना होती है 1860 के एक्ट के तहत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती के लिए पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इन की कृषि के संदर्भ में इन दोनों में से कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में देखिए कथन पर विचार करना है आपको, इनमें से कौन सा सही है पूछा गया है आपसे। कॉफी के पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफी बीज के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, जबकि चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो आपकी देखिए ये एक और दो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना, मसाला बोर्ड आपका कहाँ है तो मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। कॉफी बोर्ड आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मसाला बोर्ड कोच्चि में है, कॉफी बोर्ड आपके बेंगलुरु में है, भारतीय चाय बोर्ड आपके कोलकाता में है। ये चीज आपको ध्यान देना। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो कोट्टायम आपके केरल में है। इसके बाद देखिए चाय और रबर आपका टॉपिक आ गया। ठीक है, चाय और रबर भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल के रूप में आती है। यह दक्षिणी चीन के यूनान गुइझेऊ पठार का मूल पौधा है। चाय देखिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के लिए देखिए तापमान आपकी कितना होना चाहिए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए। और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए लगभग। और इसके लिए देखिए ढलान युक्त पहाड़ी जो है सबसे आदर्श स्थितियां मानी जाती हैं। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं, कौन सी हैं तो भुइया या चीनी या असामिका या असमी। चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है तो असम है। ठीक है, भारत में 2022-23 में असम पहले नंबर पर ही आया था। ठीक है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर आपके केरल आया था। ठीक है, देखिए चाय उत्पादक में देशों की बात करें तो सब पहला नंबर चीन का है, दूसरा भारत का, तीसरा केन्या का है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। उत्पादन और उपभोग में बात करें तो इन दोनों ही संदर्भ में चीन पहले नंबर पर आता है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। 2022 में शीर्ष निर्यातक देशों में देखिए पहला केन्या है। निर्यात की बात करें तो पहला आपका केन्या आता है, और उत्पादन में पहला आपका चीन आता है, फिर भारत आता है। ठीक, देखिए निर्यात में आपका चौथे नंबर पर भारत आता है। ठीक है, रबर के पौधे के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का मासिक औसत तापमान और लगभग आपके 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य आपका कौन सा है तो केरल है। ठीक है, देख 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार देखें देश में कुल रबर उत्पादन का 87.56% आपका यही होता है। कहाँ होता था तो ये आपका केरल में ही होता था। ठीक है, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादन जिले हैं। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम, ये चीज आपको ध्यान देना है। 2018-19 के अनुसार भारतीय रबर उत्पादन के शीर्ष राज्य कौन से? 2019 के अनुसार केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक है। ठीक है, वर्तमान में तो अब आपका ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्तमान प्राकृतिक रबर की बात हो तो इसमें देखिए पहले नंबर पे आपका केरल ही होगा। ठीक है, दूसरा त्रिपुरा। और 2022-23 में आप देखिए प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है तो 5वें स्थान पर। ठीक है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ होता है तो थाईलैंड में होता है, आसियान का ये देश है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं चाय उत्पादक के नाम पर? तो चाय उत्पादन देखिए कौन होंगे तो इसमें देखिए आपका सी हो जाए, केवल 3 राज्य हैं। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। असम, पश्चिम बंगाल,
तमिलनाडु और केरल जो है चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता कहेगा है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए भारत जो है देखिए चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आता है। देखिए इसका उपभोक्ता और उत्पादक में दोनों की बात करें, देखिए चावल आपको चावल हो गया, तिलहन हो गया, चाय और दाल, इसमें आपका दाल आपका सही आंसर होने के चांस है, ठीक है। लेकिन ये 1994 का सवाल है, इसलिए आपका ये इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका तीसरा टॉपिक है अन्य बागानी फसलें, ठीक है। अन्य बागानी फसलों की बात करें, देखिए बागान या बागानी फसल के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, ये आपके बागानी फसलों में, अन्य बागानी फसलों में आती हैं। जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसमें देखिए बागानी फसलों में आपकी चाय, कॉफी, रबर, मसालों को रखा जाता है। अतः नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर आदि बागानी अथवा बागानी फसलें हैं, ठीक है। बागान अथवा बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन अब कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। 2020 की 21 के अनुसार भारत में देखिए तंबाकू का 52.46% लगभग गुजरात से ही होता है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में देखिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक आपके राज्य आते हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र देखिए तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य में आपका आता है गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ये आपके आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करें हम नारियल की, बात करें कि नारियल में सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ हुआ, तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है केरल में। इसके बाद आपका है कर्नाटक, फिर आपका तमिलनाडु आता है, ठीक है। नारियल की बात करें यहाँ पर यदि हम वैश्विक रूप से बात करें, देखिए नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत टॉप 3 ये हैं, ठीक है। केरल में देखिए कई प्रकार की मसाला फसलों को उगाए जाने के कारण इसे हम मसालों का बागान भी कहते हैं, किसे, केरल को। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। लेकिन मसालों का बागान किसे कहा जाता है, तो मसालों का बागान आपके केरल को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें लौंग, यूजीनिया और कैरियोफाइलेटम, ये जो देखिए मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिकाएं हैं। लौंग के बारे में ध्यान देना, ये एक प्रकार का मसाला है, ठीक है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। लौंग लौंग की देखिए सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, ठीक है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादन में देखिए शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। सुपारी उत्पादन में आपके भारत के 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो सुपारी में देखिए आपके कर्नाटक है, केरल है और असम है। काजू उत्पादन देखिए महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, आंध्र प्रदेश दूसरे में और उड़ीसा तीसरे नंबर में। इन्हें एक बार आप देख लीजिए, लेकिन इनका जो बिल्कुल सही डाटा होगा दोस्तों, वो आपको जब एग्जाम आपके नजदीक आएंगे तो उस समय जो करंट अफेयर्स आती है ना, उसके माध्यम से, यानी उस समय जो आपका भारत सरकार के द्वारा डाटा निकलेंगे, उस समय के ध्यान दीजिएगा। ये तो आप ऐसा भी ध्यान कर लीजिए, आपको रफली हो जाना चाहिए, फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक अंदाजा होनी चाहिए किस क्षेत्र में लगभग कौन सी चीज ज्यादा उगती है, ठीक है। काली मिर्च को देखिए काला सोना भी कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और आपके 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की और 1100 से 1300 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ों पर ये होती है, ठीक है। और उसके लिए तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। शीर्ष मसाला उत्पादक राज्यों की बात करें, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, ठीक है। काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो काली मिर्च आपके वियतनाम में होती है, इसके बाद आपके भारत में होती है। काली मिर्च को हम ब्लैक पेपर कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना। तीसरा स्थान ब्राजील और इंडोनेशिया का आता है। भारत में देखिए कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि कहाँ पर की जाती है, तो ये आपका कर्नाटक है जहाँ पर की जाती है, ठीक है। भारत में देखिए बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है, तो देखिए चाय, रबर, नारियल और कहवा है। इसको देखिए झूमिंग कृषि आपकी आ गई, ठीक है। झूमिंग कृषि को हम देख लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक
झूम कृषि हम इसे क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरण करने वाली कृषि है। ये पद्धति आपकी सामान्यतः देखिए भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के जो जहाँ पर जनजातियां एसटी कम्युनिटी कम्युनिटी पाई जाती है वहां पर यह होती है ज्यादातर। ठीक है, झूम कृषि को असम में देखिए झूम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है या पेंडा, और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में इसे बेवर, डाहिया या मासा नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत होता क्या है कि वनों और जंगलों को काटकर वहां पर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है, और जब उस स्थान की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो यह उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पर जाया जाता है और फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि वहां भी वन काटे जाएंगे, फिर वहां खेती की जाती है। जब वो उर्वरता वहां की खत्म हो जाएगी फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, तो इसे ही हम झूम कृषि कहते हैं, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। झूम कृषि देखिए उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में ही आपकी सर्वाधिक प्रचलित है। झूम अथवा पैडा पद्धति क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना, यही है आपकी। ठीक है, अब देखिए कृषि में विविध टॉपिक है, विविध वाले में मिसलेनियस टॉपिक है कृषि में, तो आपको ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए ये सब चीजें आप ना, ये सब चीजें आप छोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जब वर्तमान डाटा आएगा उसे हम देखेंगे। देखिए आर्थिक समीक्षा 2022 की, लेकिन हमें आर्थिक समीक्षा 2023-24 की पढ़नी है। ठीक है, एक साल नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय खेल अनुसंधान आपको कहाँ है, तो त्रिची में है, और इसे 21 अप्रैल 1993 में आईसीआर द्वारा देखिए अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। यह केंद्र देखिए आपके केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए और फसल उत्पादन और फसल संरक्षण पर काम करता है। ठीक है, भारत में केला उत्पादन में देखिए अग्रणी राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। मक्का का देखिए वनस्पति के नाम क्या है, तो जिया मेज है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और देखिए इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है, किसे, तो मक्का को कहा जाता है। मक्का एक सी फोर प्रकार का पौधा है। मक्के का प्रयोग देखिए मंड, स्टार्च स्टार्च पाउडर, डेक्स्ट्रन और सायोटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, मक्के का प्रयोग देखिए कई प्रकार के अल्कोहल पे, जैसे कॉर्न विस्की होगा जिसे अमेरिकी में मदिरा कहते हैं, काउम होगा जो ब्राजील की बियर है, इनमें तैयार किया जाता है। मक्का देखिए भारत में चावल और गेहूं के उत्पादन के बाद उत्पादित एवं उपभोग किए जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम से भी जाना जाता है, किन्हें, फ्रेडरिक विल्सन को। ठीक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका बिहार आता है। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करने के लिए आलू की देखिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है, कुफरी चिपसौना। ठीक है, चिपसौना त्रि मैदानी क्षेत्रों और कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों में प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाला जो कि प्रमुख रोग कौन सा है, तो पछेता झुलसा, जिसे हम लेट ब्लाइट कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जूट की बात करें, जूट एक आपकी खरीफ फसल है और इसे मार्च से मई के माह में आपके लगाया जाता है। जूट की खेती के लिए देखिए उच्च तापमान सहित आपके आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कच्चा जूट जिसे हम जूट या मेस्ता भी कहते हैं, ये मुख्यतः आपके वर्षा वर्षा के अधीन स्थानों पर ही उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में भी उपजाए जाते हैं। ठीक है, जूट देखिए 9 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि आपकी देखिए 13 राज्यों में होती है, ये देख सकते हैं, ये निम्न राज्य हैं। जूट देखिए कांप या दोमट मिट्टी में पैदा किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखिए भारत का सर्व प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, केसर आपकी वाणिज्यिक स्तर की एक फसल है और इसका उत्पादन आपके जम्मू कश्मीर में होता है, जिसे हम जाफरान कहते हैं। ठीक है, जाफरान एरिया में ही होता है। ठीक है, भारत के अतिरिक्त देखिए अन्य केरल के उत्पादन देश कौन से हैं, तो स्पेन है, ईरान है, ग्रीस और इटली है। ठीक है, बाजरे का देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा में होता है। ठीक है, आम की बात करें, देखिए आम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं तेलंगाना में होता है। आम को देखिए बीजलेस प्रजाति सिंधु है, इसका देखिए आम का जो एक सीडलेस प्रजाति है कौन सी, सिंधु,
है, ठीक है। ये विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रणाली है, प्रजाति है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सिंधु 1971 में देखिए, जो आईसीआर जो है पूसा द्वारा 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किए। कौन से? पूसा, पूसा नामक आपके जो आम की आम्रपाली किस्म थी, उससे देखिए 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। कौन सी? आम्रपाली। ये चीज आपको ध्यान देना है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन सी हैं? तो ये है आपकी बेंगलोरा, नीलम, आम्रपाली और दशहरी 51, ठीक है। दशहरी चौसा और लंगड़ा आम की नियमित फसल प्रणाली वाली प्रजातियां ये नहीं है, ठीक है। दशहरी चौसा और लंगड़ा जो है ये आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां नहीं है, जबकि ललित, बनारसी, अमरूद ये आम की नहीं, अमरूद की उन्नत किस्में। ये चीज आपको ध्यान देना है। अमरूद की उन्नत किस्में कौन सी है? तो ललित और बनारसी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो आपके लखनऊ में है, इन्होंने देखिए अमरूद की एक इस किस्म को विकसित किया है, ठीक है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति भी की गई थी। आंवला की बात करें तो आंवला के फल में देखिए औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसमें विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है। इसकी किस्में आपकी कंचन, कृष्णा और बनारसी हैं। मोटे अनाज में देखिए, मोटे अनाज और चावल में अधिकांशतः देखिए निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का देखिए तना जो भूमिगत होता है और जो खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पादन आपका ओट मील कहलाता है। इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में दिया जाता है। उत्तराखंड में देखिए उगाया जाने वाला आपका पौधा जिसे हम मड़ुआ कहते हैं, इसका निर्यात जापान को किया जाता है। मड़ुआ से बनी खाद्य सामग्री को विदेशों में बड़ी मांग रहती है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। लोबिया हो गया, मूंग हो गया और आपका अरहर हो गया, ये तीनों प्रकार का प्रयोग जो है खाद्य चारा और दलहन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए ग्वार, जिसे हम क्लस्टर बीन कहते हैं, इसका अधिकतर उपयोग आपके जानवरों के चारे के रूप में होता है, ठीक है। ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार का उत्पादन 80% लगभग आपके भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में ही होता है। इसको देखिए सेल गैस के निष्कर्षण में आपका ग्वार गोद, जिसे हम ग्वार गम कहते हैं, इसके महत्व को साबित करने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। हॉरिजेंटल फ्रैकिंग की बात करें तो ये देखिए एक नई प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। देखिए शीर्ष तीन मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य की बात करें तो पहला आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आपका कर्नाटक आता है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका गुजरात है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में ये उभरा है। यहाँ देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात की समृद्ध एवं व्यापक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। सिक्किम देखिए भारत का पहला जैविक राज्य प्राप्त होने का दर्जा इसने प्राप्त किया था। पूर्ण रूप से जैविक खाद्यों पर आधारित फसल पैदा करने वाला, या अन्य शब्दों में इसे हम बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने वाले फसल पैदा करने वाले जैविक खेती कहलाती है, और ये आपका पहला सिक्किम था। बोरलॉग पुरस्कार देखिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी 1972 में नॉर्मनी बोरलॉग के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसको बाद देखिए पशुपालन को भी हम देख लेते हैं इसी में ही, ठीक है। पशुपालन के देखिए यहाँ पर देखिए आपके लिए एक सेकेंड, यहाँ पर हम पशुपालन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य और माल परिवहन के लिए देखिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया ही आपकी एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। 20वीं पशुधन गणना जो हुई थी 2019 में, तो उसी को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस पे आप देखेंगे भारत में देखिए 193.46 मिलियन गाय बैल हैं, ठीक है। भारत में देखिए गाय बैल की मुख्यतः दो नस्लें पाई जाती हैं। एक आपकी दुधारू नस्लें हैं और आपकी भारवाही नस्लें हैं। दूधवाही नस्लों में देखिए ये जो है गाय तो इसमें आती हैं और ये अधिक दूध देती हैं, परंतु जो बैल बैल होते हैं वो कृषि कार्य और भार वहन हेतु अच्छे साबित नहीं होते हैं। इसमें आपकी गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, थार परकर ये आपकी प्रमुख नस्लें हैं। भारवाही नस्लों की बात करें तो देखिए नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लारी, पुआर और सीरी आती हैं। देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गाय आपकी राजस्थान में ही पाई जाती है। राजस्थान में देखिए थार परकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी
मेवाती पाई जाती है। साहिवाल गांव की प्रजाति मुख्य रूप से आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है, ठीक है। इसके दुग्ध देने की क्षमता इसमें काफी अधिक होती है। गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है, गंगा तीरी, जिसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी कम होती है। हरियाणवी की बात करें और थार परकर के, ये आपके देखिए द्विकाजी गाय है, यानी भारवाहक का भी काम करती है और दूध भी देती है। भारत में देखिए सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती है। इसमें देखिए मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूत्री, महासानी, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी मुख्यतः हैं। भारत में देखिए सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, तो तेलंगाना में पाई जाती है। देश की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो देखिए कश्मीर, कश्मीर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, ये आपकी घाटियों में यहाँ पाई जाती है, ठीक है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। बकरी से देखिए आपको दूध, मांस, चमड़ा और ऊन भी प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत लगभग 35% है, इसी का आता है किसका, बकरी का। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है, ठीक है। यह मांस और दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मानी जाती है। यह प्रतिदिन 2.5 से 3 किग्रा आपके लगभग दूध का उत्पादन कर देती है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत आपकी कब होती है, तो जुलाई 1970 में होती है, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट के तहत। भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपके वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 2021-22 में देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में देखिए भारत के बाद कौन सा देश आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान और पाकिस्तान का तीसरा स्थान आता है। भारत के राज्यों की बात करें, देखिए दुग्ध उत्पादन में आपको उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। इसको देखिए राजस्थान का दूसरा और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। भारत में देखिए 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, तो 459 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम। ये देखिए दुग्ध उत्पादन की वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। पहला चरण आपको 1970 से 80 और दूसरा चरण 1981 से 85 और तीसरा चरण 1985 से 96 के मध्य है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आपके आनंद या आणंद गुजरात में की गई थी 1970 में। ये चीज आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। भारतीय डेयरी निगम 1970 में स्थापना की गई थी आनंद में। इसका देखिए उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना इसका प्रमुख काम था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में होती है, 1970 में भारतीय डेयरी निगम की। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान देखिए करनाल हरियाणा में स्थित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। भारत में सर्वाधिक देखिए पशुधन आपके बिहार में है। 2019 में देखिए कुल पशुधन में संदर्भ में उत्तर प्रदेश तो शीर्ष स्थान पर था, राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था। लेकिन बात करें यहाँ पर मवेशियों में कि मवेशियों जो कैटल्स होती हैं इनके संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश थे, ठीक है। प्रश्न की बात में देखिए स्टॉक फार्मिंग क्या था, तो पशुओं का प्रजनन आपका स्टॉक फार्मिंग से संबंधित था। प्रति 1000 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ था, तो बिहार में था ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, तो कहाँ, तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो देखिए मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो ये क्या है, बात सही है। तो देखिए 2008 में पूछा गया है तो उसके आधार पर तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये भी सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक, ये गलत है। भारत में उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादन, ये भी आपका गलत है उस 2008 के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में टॉप है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली आपकी बकरी की नस्ल कौन है, तो जमुनापारी है। 2.5 से 3 लीटर लगभग आपके प्रतिदिन दूध दे देती है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। थार परकर प्रजाति आपकी कहाँ पाई जाती है, थार परकर आपके राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मवेशी नस्ल है जो कि राजस्थान की नहीं है, तो राजस्थान की नहीं, ये आपकी हल्लीकर है, ठीक है। हल्लीकर आपकी देखिए कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, ये चीज आपको ध्यान देना। थार परकर, राठी और मेवाती जो है ये तीनों आपके राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं, ठीक है। गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है कौन सी है, तो साहीवाल है, ठीक है। इसकी दूध देने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। साहीवाल गाय जो है आपकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये आपका देखिए प्रथम स्थान है, ठीक है। 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता था, देखिए आपका उत्तर प्रदेश उस समय भी था, उत्तर प्रदेश आपका इस समय भी है। ऑपरेशन फ्लड ये आपका देखिए दुग्ध उत्पादन और वितरण संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन थे और ये 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड हुआ था, ठीक है।
पहला 1970 में, दूसरा 1981 से 85, तीसरा आपको 1985 के बाद से। श्वेत क्रांति से संबंधित वर्गीज कुरियन। इसको देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर आपको बताना है कौन सा। तो देखिए इसके देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा हो जाएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन में नहीं है। उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर होता। इसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गाय का देवनी सही है, बकरी का बरबरी ये भी सही है, भैंस का बधावरी ये भी सही, भेड़ का गिर ये गलत है। भेड़ का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गिर आपकी कहे की है तो गाय की है, ये चीज आपको ध्यान देना हो। भैंस की भदावरी, बकरी की बरबरी, गाय की देवनी। खराई ऊंट के संबंध में यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, पीसीएस में पूछा गया, झारखंड पीसीएस में 2023 में ही खराई ऊंट के बारे में। यह लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊंट की प्रजाति है, क्या है बात सही। तो ये बात आपकी देखिए गलत है, ये आपका क्योंकि गुजरात राज्य में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तैरते हैं, सही बात है। प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था, ये भी बात आपकी सही है। देखिए खराई ऊंट आपके गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र के खारे दलदल में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लद्दाख की जगह है आपका गुजरात, आपका सही आंसर होगा। तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके माध्यम से हम लोगों ने देखिए तिलहनी फसल, दलहनी फसल और आपके अन्य जो भी टॉपिक थे, झूम कृषि हो गए और पशुपालन, इन सब चीज़ों को देख लिया है। तो आपके यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।